सो हेलो एवरीवन। पहले तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को छठ पूजा की कामनाएं हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 एंड आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। कल हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक, कि वो अबंडेंट होते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं क्योंकि हर जगह होते हैं बैक्टीरिया। तो और हमने क्या पढ़ी थी, ग्राम स्टेनिंग पढ़ी थी। दोनों में क्या फ़र्क था, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में? ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में सेल वॉल का फ़र्क था। याद है आप सभी को? ग्राम पॉजिटिव वाला जो है वो स्टेन ले लेता है, ग्राम नेगेटिव वाला जो है वो स्टेन छोड़ देता है जब हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला था उसके बाद। सो थोड़ा रिवाइज करते रहो पीछे का, ताकि आगे का आपको समझने में दिक्कत ना आए। सो अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया मतलब कि उसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है उससे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यूँ तो हमें पता है कि एक तो ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक होता है। हम उस टेबल में भी पढ़ चुके हैं और पहले हमने जब साइंटिस्ट पढ़े थे जब भी पढ़ चुके हैं। सो अब ये पढ़ते हैं। देखो, हमने पहले पढ़ लिया वास्ट मेजॉरिटी, मोस्ट अबंडेंट, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ज़्यादातर अपना खाना बाहर से लेते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। क्या एग्जांपल है इसका? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा किंगडम में आती है, बैक्टीरिया वाले किंगडम में, और ये ऑटोट्रॉफिक है। अब आप पूछोगे कि ये तो एल्गे है, बैक्टीरिया के किंगडम में क्यों आती है? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, इसीलिए आती है। उसके फीचर्स थोड़ा आप डीपली स्टडी करोगे तो आपको समझ भी आएगा। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? जो खुद अपना खाना बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड से ऑर्गेनिक बनाते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो कीमोसिंथेसिस और एक होता है फोटोसिंथेसिस, वो भी हम पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब बाहर से खाना जो लेते हैं, खुद नहीं बनाते, जो यानी कि प्रोवाइडेड फूड होता है जो। इसमें क्या आता है? सिम्बायोटिक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। पहले सिम्बायोटिक के बारे में पढ़ते हैं। सिम्बायोटिक होता क्या है? सिम्बायोसिस होता क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। यानी कि मान लो किसी के भी साथ, जैसे कि लाइकेन होते हैं, एल्गे और फंगाई का रिलेशन होता है, दोनों को फायदा होता है। एल्गे को क्या मिलती है? जगह मिलती है। फंगे के बड़ी सारी उसमें जो है ब्रांचिंग होती है फंगस में, तो एल्गे उसमें रह सकता है, उसे जगह मिलती है। फंगाई को क्या मिलता है? खाना मिलता है। एल्गे है फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है और फंगाई उसमें से चूस लेता है फूड को। तो ऐसे ही सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं कुछ बैक्टीरिया। देखो, पहला आता है राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर उन्हें क्या मिल जाता है? घर मिल जाता है। अब इसके बदले में वो क्या देते हैं लेग्यूमिनस प्लांट को? लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो मटर वगैरह के पौधे होते हैं, मटर, दालें वगैरह, इन सब चीज़ों के पौधों को क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रहते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सर इन लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सर यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे फिक्स कौन करता है? राइजोबियम। याद रखना ये, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स में काम आएगा। यहाँ नहीं आ रहा है, 12th में भी बहुत काम आएगा ये। अगर आप भूल गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिम्बायोटिक वाला तो खासकर। नेक्स्ट आता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सर इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं होते हैं उनके अंदर कौन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? फ्रैंकिया। लेग्यूमिनस प्लांट और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम नाम पढ़ रहे हैं, थोड़ा आप इन्हें याद रखो। नेक्स्ट इज स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल कौन होते हैं? जो जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय। गाय हमेशा चबाती रहती है, बहुत चबाती है, घास वगैरह खाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। वो काम क्या करते हैं? आप लोगों को पता है कि हम लोग जब अगर कोई घास खा ले हमारे डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन गाय के और इन सब चीज़ों के हो जाती है डाइजेस्ट। क्यों? क्योंकि इनके पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारे पेट में नहीं होते बैक्टीरिया, दैट्स वाई। फोर्थ इज इकोलाई इन ह्यूमन। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, ह्यूमन के अंदर रहता है। उसे क्या मिल गया? घर मिल गया हमारे बॉडी के अंदर इकोलाई को, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता, मर जाता कहीं। तो हमारे अंदर से स्पेस मिल गया रहने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जगह मिल गई, और वो बदले में हमें क्या दे रहा है?
सिंथेसिस करता है B12 और विटामिन के की। विटामिन B12 हमारे जो डाइजेशन है उसमें काफ़ी हेल्प करता है, और विटामिन जो के है वो गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जो हमारे मसूड़े होते हैं उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट आते हैं पैरासिटिक। पैरासाइट होते हैं जो किसी होस्ट की बॉडी पे रह के उसका जो है नुकसान कर दें और खुद का। अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हिटरोट्रोफिक हम पढ़ चुके हैं, अब ऑटोट्रोफिक पढ़ रहे हैं। ऑटोट्रोफिक में क्या है, जो फूड अपना खुद बनाते हैं। खुद कैसे बना सकते हैं? दो तरीके से, या तो केमिकल मेथड से या फिर जो है फोटोसिंथेटिक मेथड से। अब फोटोसिंथेटिक मेथड से भी दो तरीके होते हैं, या तो ऑक्सीजन का यूज़ कर ले या ऑक्सीजन का यूज़ ही ना करें। अब तो हम सोच में आ गए कि ऑक्सीजन का बिना यूज़ करे कैसे हो रही है फोटोसिंथेसिस। देखो मैं बताती हूँ। एनऑक्सीजेनिक में इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, इनके पास दूसरी पिगमेंट्स होती है। कौन सी? बैक्टीरिया क्लोरोफिल या बैक्टीरिया ऑपरेटिंग। ये सिर्फ बैक्टीरिया में होती है। आपको बैक्टीरिया से पता भी चल रहा होगा कि बैक्टीरिया की स्पेशल पिगमेंट है, क्या लोग कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें ओनली PS1 प्रेजेंट। ये टर्म आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी क्योंकि ये है 11th क्लास के ही एक आगे चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, उसमें आ जाएगी। बट अभी आपके लिए आप ये समझो कि ये एक कॉम्प्लेक्स है जो पानी होता है ना उसे तोड़ता है, PS2 तोड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ PS1 है, तो पानी को भी तोड़ने वाला ही नहीं है, यानी ये ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं कर सकता अपने एनवायरनमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, तो इसके पास जो है पानी को तोड़ने के लिए कोई सेंटर ही प्रेजेंट नहीं है। ये वाला सेंटर वो काम कर नहीं सकता जो इस पे है, ठीक है। तो इस पे अब ये वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो किसका स्प्लिटिंग होगा? इसमें होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का स्प्लिटिंग। तो अब ये एनवायरनमेंट में क्या रिलीज करेगा? अब इसका स्प्लिटिंग होगा तो एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन तो इसको चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। ATP बनाने के लिए हाइड्रोजन का पंपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्लोरोफिल का जो सेल होता है उसके अंदर। तो अब रिलीज क्या करेगा? ये सल्फर को एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। तो देखो, रिलीज सल्फर एंड या फिर सल्फेट इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी कि एनऑक्सीजेनिक थोड़ी सी हार्मफुल साइड भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज गैस वैक्यूल प्रेजेंट। इसमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल का क्या काम होता है? गैस वैक्यूल कहीं भी अगर आपको दिख जाए ना तो ये समझ लेना कि वो बहुत ज़्यादा हल्का ऑर्गेनिज्म है, फ्लोट कर सकता है कहीं पे भी, ठीक है। इस टाइप के काम के लिए गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। गैस एक्सचेंज कहीं पे हो रहा है तो गैस वैक्यूल मिलेगा। एनऑक्सीजेनिक के एग्जांपल्स क्या आएंगे? पर्पल या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया से नाम पता चल रहा है, यानी ये एनवायरनमेंट में सल्फर रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हम ऑक्सीजनिक की बात कर रहे हैं, एनऑक्सीजनिक। अब आता है ऑक्सीजनिक। अब ऑक्सीजनिक में क्या होगा? ऑक्सीजनिक में प्रेजेंट होगी हमारी प्यारी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एज इट इज हमारा वाटर का ही स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन ही रिलीज होगी। अब वाटर के स्प्लिटिंग के लिए मैंने क्या बताया था? PS2 होता है। तो ये देखो यहाँ बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट। ऑक्सीजन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, यानी ये हमारा प्यारा प्रोसेस जिससे हम जी पा रहे हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, वो भी करते हैं। वो कौन कर सकते हैं? वो मैंने बताया था ना, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये मेंबर आपको लगेगा एल्गे का है, बट ये एल्गे का नहीं है क्योंकि ये क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। और अगर आप पहले वाले लेक्चर में पढ़ोगे तो मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं। अगर इसे जाना था प्लांट किंगडम में एज एल्गे तो इसे क्या होना था? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। अब आता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है? बन तो वही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज बना रहा है। कैसे? एनर्जी चाहिए। एनर्जी अब देखो फोटोसिंथेसिस से तो मिल नहीं रही, तो कैसे मिलेगी? इसमें होंगे कुछ रिएक्शंस जो कौन करवाएंगे? कुछ बैक्टीरियाज करवाएंगे। जैसे आयरन 2+ से आयरन 3+ बन गया और ATP रिलीज होगी, तो आयरन का एक अलग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गया और सल्फाइड रह गया, उनकी ATP बन गई, तो सल्फर बैक्टीरिया। NH3 यानी अमोनिया से बन गया हमारा NO2-, ठीक है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया आया? नाइट्रोसोमोनास। ये वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं
रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो रिस्पायर कैसे करता है। रिस्पायर ये दो तरीके से करता है, एक एनारोबिक यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, एक एरोबिक यानी जिसमें ऑक्सीजन की नीड है, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने एरोबिक के दो पार्ट रखे हैं, एक ऑब्लिगेट एक फैकल्टेटिव। यानी कि एनारोबिक फैकल्टेटिव का क्या मतलब है कि ये कंपल्शन होती है, फैकल्टेटिव यानी कि कंपल्शन, ठीक है, यानी कि इसको मतलब ऑक्सीजन मिली तो ये मर जाएगा, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये एनारोबिक कंडीशन में ही रहे, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, राइजोबियम बी है ये, राइजोबियम, फ्रैंकिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ऑब्लिगेट क्या होता है, यानी कि ये है तो एनारोबिक लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल भी जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑब्लिगेट, ठीक है। इसके एग्जांपल इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे और बुक में भी नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिखे। नेक्स्ट इज एरोबिक। एरोबिक में भी दो आते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। अब इसका क्या मतलब है, एरोबिक यानी कि एरोबिक फैकल्टेटिव यानी कि इसको ऑक्सीजन की नीड है ही है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मर जाएगा, ठीक है। और ऑब्लिगेट मतलब होते हैं दोनों से होते हैं, भाई है तो हम भाई ऑक्सीजन तो चाहिए बट अगर थोड़े टाइम नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, ऐसा होता है ये, ठीक है। ऑब्लिगेट यानी कि दोनों कंडीशन में सफर कर लेंगे, लेकिन फैकल्टेटिव क्या होती है, कंपल्शन आ जाती है। जैसे एरोबिक अगर फैकल्टेटिव है यानी कि इसे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर एनारोबिक फैकल्टेटिव है यानी इसे ऑक्सीजन मिली तो मर जाएगा, यानी नहीं ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यानी कि एसेक्सुअल यानी कि जिसमें गैमीट नहीं बनते, यानी कि जो मेल और फीमेल है उनका फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट जो है वो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है खुद ही, ठीक है। इसमें एग्जांपल आया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब एक सिंगल पेरेंट होता है फिर वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में और फिर वो दो में डिवाइड कर जाता है, उसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अमीबा का हम पढ़ते हैं छोटी क्लास में, 10th 9th 10th में शायद पढ़ते हैं हम। अब आता है बाइनरी फिजन में, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन यानी कि बैक्टीरिया की कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है। मैंने हाँ ये भी बताया था, मैं मना नहीं कर रही कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में भी रह लेते हैं, बट कुछ एक तो होते हैं जिनकी फेवरेबल कंडीशन होती है कि भाई हम यहीं रहेंगे और कहीं जीवारा नहीं है। जैसे जो एक्सट्रीम में रहते हैं उन्हें तुम नॉर्मल कंडीशन में लाके रख दो तो शायद वो ना जी पाए, वो उन्हीं के लिए बने हो, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होती है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें होगी एमाइटोसिस। एमाइटोसिस क्या होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना वो नहीं होता। जैसे कि ये था ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा हुआ और ये डिवाइड हो गया जस्ट हमारे जैसे किसी भी चीज़ के अंदर पहले है ना, देखो जैसे अगर माइटोसिस मियोसिस होता है तो थोड़ा यहाँ से बताती हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे अगर जब डिवीजन होता है ना, दो सेल है मान लो, तो यहाँ पे एक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, ऐसे 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 सेल में दो धागे से होते हैं, वैसे क्रोमोसोम खींचते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं और उनके अलग अलग डिवाइड होता है। जब इनमें फ्यूजन बाद में होता है, पहले इनका अंदर का डीएनए डिवाइड होता है, बट इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, बस जो फ्यूजन हो गया उसका वही रेप्लिकेशन है, इसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह कुछ डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। अब आता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर कब बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कि उसे चाहिए तो है गर्मी का टेम्परेचर लेकिन हम दे रहे हैं ठंड का टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं बट उसे ज़्यादा चाहिए है, यानी कि वो उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो एक कवरिंग बना लेता है अपने चारों तरफ, उसे बोलते हैं एंडोस्पोर, यानी कि वो अपने आप को एक स्पोर में बंद कर लेता है। और जब उसके पास फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो वो अपना जर्मिनेट हो जाता है, यानी कि वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो गैमीट फॉर्म हो, फिर उनका फ्यूजन हो, फिर जाइगोट बने, जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल बने, बट ये इसमें नहीं हो पाता। इसमें ना ही तो मियोसिस होती है, मियोसिस अगर आपको पता है तो रिडक्शनल डिवीजन होती है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम जो है वो अगर 12 नंबर में है तो वो n हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मियोसिस नहीं होती, और हमने जहाँ तक पढ़ा है हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती ही होती है, जो ट्रू होता है। और नो फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल का फ्यूजन ही नहीं हो रहा। तो इसमें सम सॉर्ट ऑफ
रिप्रोडक्शन, ये है एनसीईआरटी की लाइन जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, और इससे भी एमाइटोसिस से भी, ठीक है। ये एनसीईआरटी की काफ़ी अच्छी लाइन है जो हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करती है। इसका क्या मतलब है कि इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ है। कि किस टाइप से होता है? कंजुगेशन से। कंजुगेशन में क्या होता है, हमें दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं ऐसे, ठीक है। एक होता है F+, एक होता है F-। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा बता रही हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन दोनों पे अपना अपना डीएनए होता है, ठीक है। और फिर ये जो जिसके पास सेक्स पाइलस दिख रहा है आपको, ये जो है अपना पाइलस इस दूसरे में इंजेक्ट करता है और अपना डीएनए का थोड़ा सा पोर्शन इसमें भेजता है और इसके अंदर इंटीग्रेट करके अपने कॉपीज बनाता है, ठीक है। यानी कि डीएनए का थोड़ा चेंज तो हुआ है, इसका मतलब है सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें डीएनए एज इट इज कॉपी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ये भी आपको 12th में काफ़ी डिटेल में है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर जैसे हमने माउस में है ना कुछ डाला था, कुछ आर्स्टेन मतलब लिक्विड मीडियम के थ्रू होता है, मतलब इतना ही समझ लो क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी बड़ा है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है एक माउस वाला, आप काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, बट इतना ज़्यादा 11th में हमसे नहीं पूछा जाता। तो इसमें यही याद करो कि लिक्विड मीडियम के थ्रू हम करते हैं। लिक्विड मीडियम में एक जर्म को डाल देते हैं, दो जर्म्स को, और फिर उनका इंटरेक्शन करवाते हैं, उससे होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन थ्रू बैक्टीरियोफाज, यानी कि बैक्टीरियोफाज भी एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। हम एक इकोलाई बैक्टीरिया लेते हैं, मान लो एक इकोलाई इस टाइप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और बैक्टीरियोफाज कुछ इस टाइप से होते हैं।